प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने तीसरे पाठ के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। आज अभ्यास प्रश्न करने से पहले क्यों न हम अपने तीसरे पाठ के जो शब्द की परिभाषा है उसको दोहरा लेते हैं और प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शब्द की परिभाषा। तो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकले। वर्णों का वह समूह जिसका कि कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। और आपको पता ही है वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं या मात्रा के रूप में भी शब्दों का निर्माण करते हैं। लेकिन परिभाषा के अनुसार वर्णों का वही समूह जो हमें कोई अर्थ देता है शब्द कहलाता है। अगर वर्णों का कोई समूह अर्थ नहीं देता है तो हम उसे शब्द नहीं कहेंगे, वो मात्र वर्णों का समूह होकर के ही रह जाएगा। तो ये था हमारा वर्ण के बारे में आपको परिभाषा बताई। अब चलते हैं शब्दों के भेद। शब्द के दो भेद होते हैं। किसके दृष्टि से? उपयोग की या प्रयोग की। प्रयोग की दृष्टि से हम कहेंगे शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। अब विकार का अर्थ क्या होता है? बदलाव। कुछ शब्द होते हैं जो वचन, लिंग, क्रिया और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो वे सब विकारी शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द प्रयोग के दौरान नहीं बदलते हैं वह अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द में कौन कौन से चार शब्द आएंगे जो बदल जाते हैं? वे हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, विशेषण, ये चार जो हैं ये विकारी शब्द हैं। इनमें बदलाव आ जाता है जब हम इनका प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार बदलाव आएगा? कारक, वचन, लिंग और काल के अनुसार। अविकारी शब्दों में बदलाव नहीं आता है, वे जस के तस बने रहते हैं, इसीलिए उन्हें अविकारी कहा जाता है। जिसमें विकार ना हो। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो ये शब्द जस के तस बने रहते हैं प्रयोग के आधार पर। तो ये कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो चारों हमने बताए इनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता। ये बिना परिवर्तन के रहते हैं, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जिसमें विकार ना आए, जिसमें परिवर्तन ना आए, वह अविकारी शब्द कहते हैं। और बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपने तीसरे पाठ के अभ्यास प्रश्न। जैसा कि आपको मैंने बताया था, बहुत आसान है और आज हम इसे लिखित रूप में करेंगे। अब सब बच्चों के पास बुक आ गई है और अभ्यास प्रश्न जब भी हम हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 5 में कर रहे हैं तो आपको केवल पेंसिल का प्रयोग करना है। फिर से मैं एक बार बता दूं, व्याकरण जो बुक है उसके अभ्यास प्रश्न हमें पेंसिल से करने हैं। नोटबुक में हम जब परिभाषा लिखते हैं तो उसमें हम जेल पेन का यूज करते हैं, ब्लू ब्लैक। लेकिन हिंदी व्याकरण में हम पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे, जो अभ्यास प्रश्न अभी हम करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पेज 17। हमारा पेज 17 अभ्यास। पहला है सही पर सही पर टिक
तथा गलत पर क्रॉस का निशान का चिन्ह लगाएं। तो ये शब्द पर शब्द विचार है, हम कहेंगे शब्द पर आधारित अभ्यास प्रश्न है। लगाओ पहला है क। व्याकरण में निरर्थक शब्दों का वर्णन होता है। निरर्थक शब्दों का वर्णन होता है। शब्दों का वर्णन होता है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है इसका कारण हम आपको बताते हैं। व्याकरण में निरर्थक शब्दों का वर्णन होता है। व्याकरण के 3 भाग आपको पता ही है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये जो शब्द विचार है वो शब्दों की रचना से, उनके भेद से जुड़ा होता है। तो कभी भी व्याकरण में निरर्थक शब्द नहीं होते, क्योंकि शब्द की परिभाषा में वो तो शब्द कहलाएंगे ही नहीं जिनका कोई अर्थ ना निकलता। तो ये गलत है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों का वर्णन होता है, ये गलत है। व्याकरण में हमेशा सार्थक शब्दों का वर्णन होता है। सार्थक मतलब अर्थ, जिनका अर्थ निकले, अर्थ सहित। तो ये गलत है, हम इसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। आप भी साथ साथ ही करते जाएं तो ज़्यादा ये आसान रहेगा और समझने में भी आपको मुश्किल नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा आप भी मेरे साथ वीडियो के साथ साथ इसे करें, ताकि आपको समझने में इसको कोई परेशानी ना हो। तो अगला है हमारा दूसरा ख। वर्णों के सार्थक समूह को सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये एकदम सही है। ये है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा ही थी जो हमने आपको अभी बताया था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो ये इसको सही का मैं निशान लगा देता हूं। तीसरा है क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो ये गलत है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये है हमारा ग। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषता बताने वाले शब्द को
विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये गलत है। विशेषण की परिभाषा तो आपको पता ही है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ये गलत क्यों है? क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है, तो ये गलत था। सही आपको मैंने दोनों परिभाषा बता दी। अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण की परिभाषा आपको पता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये गलत था, इसमें विशेषण की ही परिभाषा लिख दी। क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, होना था क्रिया विशेषण, तो हमने इसे गलत कर दिया। अगला है घ। शब्द के मुख्य चार भेद हैं। शब्द के मुख्य चार भेद हैं। ये भी गलत है। क्यों? शब्द के दो ही भेद होते हैं, आपको पता है, विकारी और विकारी, विकारी और अविकारी। तो ये गलत है। शब्द के मुख्य दो भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, बहुत आसान है। ये रिक्त स्थान एक वाला है, ये आपने कर ही लिया। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो। मन के भाव, मन के भाव को प्रकट करने को प्रकट करने वाले करने वाले करने वाले शब्द कहलाते हैं। कहलाते हैं। मन के भाव प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हम कहेंगे भाषा। मन के भाव प्रकट करने वाले शब्द शब्द सार्थक कहलाते हैं। सार्थक मतलब अर्थ सहित, सार्थक कहलाते हैं। दूसरा है जिन शब्दों का प्रयोग के स्थान पर किया जाता है उन्हें जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग रिक्त स्थान दिया है के स्थान पर किया जाता है,
के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, हमें पता ही है सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा। तीसरा है क्रिया की रिक्त स्थान बताने वाले शब्द को, सब बहुत आसान है। क्रिया की रिक्त स्थान दिया है, बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण क्या होते हैं, यही परिभाषा है क्रिया विशेषण की। अब आ जाते हैं चौथा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सबकी परिभाषा ही यही तरह से देखा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम, यहाँ पे नाम छूटा हुआ था, हमने लिख दिया, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये बहुत ही आसान था। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तो स्किनर शब्द दिया गया है, हमें उसकी पहचान करनी है कि वह क्या है। संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो ये सब हमें पहचान करनी है, शब्द दिए गए। तो ये है हमारा तीसरा प्रश्न। तो आपने दूसरा प्रश्न तो नोट कर ही लिया है। मन के भाव को प्रकट करने वाले शब्द सार्थक कहलाते हैं। मन के भाव शब्द की बात किया गया है। शब्द मतलब सार्थक, मतलब जिनका अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक मतलब अर्थ सहित। दूसरा है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम वह शब्द होते हैं जैसे जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, वह, हम। तीसरा है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। चौथा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? नाम होता है। किसका? किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का,
किसी वस्तु वस्ती स्थान या भाव का। भाव क्या होते हैं? जो मन में उत्पन्न होते हैं, जैसे खुशी, ईमानदारी, बचपन। तो ये सब एक था हमारा दूसरा प्रश्न। और हम तीसरे प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार सही सही गलत का चिन्ह लगाओ। गलत का चिन्ह लगाओ। चिन्ह लगाओ। पहला है हंसना, हमें उदाहरण दे रखा है, ये दो चीज दिया था, क्रिया है या दूसरा विकल्प हमें दे रखा था विशेषण। हमें कौन कौन से विकल्प दिए थे? क्रिया और विशेषण। हंसना, हंसना के दो विकल्प दिए थे, क्रिया और विशेषण। हमें पता है हंसना एक क्रिया है, हंसना, रोना, उठना, बैठना, तो एक क्रिया है, तो हम सही निशान किस पे लगाएंगे? क्रिया। हंसना एक क्रिया होती है, तो सही निशान हम हंसना और एक क्रिया पे लगाएंगे, ना कि विशेषण नहीं है। ठीक इसी तरह हम बाकी के जो चार शब्द हैं उनको भी कर लेते हैं। ठंडा, ठंडा है, दो विकल्प दिए थे, विशेषण। विशेषण और एक और दूसरा विकल्प था संज्ञा। ठंडा है विशेषण, जैसे ठंडा पानी, पानी की विशेषता क्या है? ठंडा। तो ठंडा जो शब्द है वो संज्ञा नहीं है, वह विशेषण है, तो हम इस विशेषण के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो आप साथ साथ करते जाइए। मिठास, मिठास, संज्ञा और क्रिया। मिठास असल में होती है संज्ञा। संज्ञा में अगर कौन सा भाग हम कहेंगे? कि भाववाचक संज्ञा। इससे हमें भावना का पता चलता है। मिठास, मिठास है भाववाचक संज्ञा, तो हम इसको संज्ञा को सही का निशान लगाएंगे, क्रिया नहीं है। ताजमहल, ताज महल, दो विकल्प दिए हैं, सर्वनाम। मिठास के बाद में ताजमहल नहीं है। हमारा अगला है मिठास के बाद मैं, मिठास के बाद मैं है क्रिया विशेषण और सर्वनाम। विकल्प है क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो मैं, हमें पता है सर्वनाम है, क्रिया विशेषण नहीं है, ये संज्ञा के स्थान पर हम करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और अंत में है ताजमहल, अंत में है ताजमहल।
सर्वनाम और संज्ञा। ताजमहल दो चीजें रखी, सर्वनाम और संज्ञा। यह संज्ञा है स्थानवाचक संज्ञा। ताजमहल संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये हमने उदाहरण की अगर हम परिभाषा बोले तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम, तो ये ताजमहल स्थानवाचक संज्ञा में आएगा। अब हमारा चौथा प्रश्न है, ये बहुत आसान है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। हमारे चौथा में है, उदाहरण के अनुसार उचित शब्दों से शब्दों की वाक्य की माला पूरी करनी है। चौथा है उदाहरण के अनुसार, उदाहरण आपको दिया हुआ है, उदाहरण के अनुसार उदाहरण के अनुसार उचित शब्दों से उचित शब्दों से माला पूरी करो, माला पूरी करो। तो आपने देखा दो माला दे रखी है, तो इसमें क्या कैसे करना है, उदाहरण के अनुसार जो पहला शब्द है उसका आखिरी वर्ण से हमें माला पूरी करनी है। तो साथ साथ देखते जाइए। ये बनाई हमने माला, सबसे पहले दिया गया था शब्द राम। माला का सबसे पहला जो शब्द है वो है राम। दूसरा जो शब्द उसी है वो है, म से शुरू हो रहा है, मकान। म से क्यों शुरू किया? क्योंकि म इसका अंतिम शब्द अगला था, न से बनने वाला शब्द होगा, तो ये है नल। आगे चलिए, अब ल से हमें बनाना है। अब यहाँ से हमें अपने आप शब्दों की रचना करनी है। तो नल, ल से बना लाल, लाल रंग आपने देखा है। फिर ये ल से एक और शब्द हमें बनाना है, तो एक और बनाते हैं लड़ाई। लाल तक आ गया, तो लाल हम अपनी माला को जरा छोटी कर देते हैं यहाँ से। लाल, लाल के बाद हमारा अगला शब्द है, फिर ल से ही बनेगा, तो इसको हमने किया नाम, ल से लड़ाई, लड़ाई। अब अंतिम शब्द क्या है? ई, ई से ईख। अगला शब्द क्या है? ईख, बड़ी ई और ख, ईख। तो हम क्या करें, अंतिम वाला, अब इसमें ख, अंतिम शब्द हो गया ख। ख से खत, पत्र को खत भी बोलते हैं, खत। अब तो से बनाना है तलवार, और अगला शब्द है तलवार। उसके बाद आगे चलते हैं, र से रस। र से क्या बना? रस। अगला स से बनेगा सरल, सरल। आसान को सरल भी कहा जाता है। और हमारा अंतिम जो कि शब्द है वो ल से है लगन। तो ये था हमारा बच्चों माला। तो इसे आपको करना है। एक क्रियाकलाप का प्रश्न भी बहुत आपको करना है। मात्रा बदलने से शब्द बदल जाते हैं और उनका अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हारा, हारा का अगर हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो हीरा। भार का भारी, बुरा का बुरा, बुरा मतलब बुरादे को बुरा कहा जाता है। शोक का शौक,
शौक हॉबी को आपको पता है। शोक दुख को कहा जाता है। बेल जो एक पौधा होता है जो दीवार के सहारे चलता है, उसको बेल कहा जाता है। और बैल एक पशु है। दिन को कहा जाता है, दीन दुखी को कहा जाता है, जो व्यक्ति दुखी। तो इस तरह से आप शब्दों को बना सकते हैं और मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। ये आपको आज पता चला। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शेष प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए इतना ही।